हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। मेरा नाम है अभिषेक और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ दी वो बायोटिक फैक्टर्स जो कि प्लांट स्ट्रेस कॉज करते हैं। सो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज दी एबायोटिक फैक्टर्स जिनके वजह से प्लांट स्ट्रेस कॉज होता है। जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें, रेनफॉल, टेम्परेचर, बहुत सारे फैक्टर्स को हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस कर लिया है। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ओनली डेडिकेटेड टू दी बायोटिक फैक्टर्स और कह सकते हैं कि अदर फैक्टर्स जो कि प्लांट स्ट्रेस कॉज करता है। सो बायोटिक फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ? बायोटिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि लिविंग या फिर कह सकते हैं लिविंग क्रिएचर्स की वजह से, चाहे वो प्लांट का इंटरनल फैक्टर हो चाहे वो प्लांट का एक्सटर्नल फैक्टर हो, जिस मतलब होना क्या चाहिए, वो फैक्टर लिविंग सिस्टम से होना चाहिए। जैसे इंसेक्ट पेस्ट है, वो एक लिविंग थिंग है जिसके वजह से प्लांट को स्ट्रेस कॉज करना पड़ सकता है, मतलब प्लांट में स्ट्रेस हो सकता है। लेट सपोज जैसे मान लीजिए कि प्लांट में किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। फाइटोप्थोरा जनरली रूट में क्या करता है, इन्फेक्शन में इंसेक्ट्स नहीं कह रहा हूँ, जैसे मैं कोई माइक्रोब का इन्फेक्शन बोल रहा हूँ, किसी चीज़ से मतलब लिविंग क्रिएचर से अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या करेगा, प्लांट में किसी पार्ट को डैमेज करेगा और प्लांट में अगर जिस पार्ट को डैमेज करता है उस पार्ट का फंक्शनिंग क्या हो जाएगा, बहुत इम्प्रॉपर हो जाएगा। और इम्प्रॉपर से हम जानते हैं प्लांट का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होगा वो डैमेज होगा और अल्टीमेटली जो प्लांट है वो स्ट्रेस में आएगा। सो बायोटिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स की वजह से क्रिएट होता है, लाइक इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया हो गए जैसे माइक्रोब्स में, फंगस हो गए, निमेटोड्स। और जनरली अगर हम निमेटोड्स देखते हैं तो निमेटोड्स क्या होता है, प्लांट के रूट में इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें अदर जैसे और बायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वायरसेस हैं, ठीक है, वीड्स ही कंपटीशन कॉज कर लेता है मेन प्लांट के साथ में, तो वो भी प्लांट को स्ट्रेस कॉज करता है। डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स, ये भी क्या हैं, प्लांट के बायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि हमारे प्लांट को स्ट्रेस कॉज करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अदर फैक्टर्स और द इंटरनल फैक्टर्स जो कि प्लांट के, जो कि वो भी क्या है, प्लांट का खुद का ही फैक्टर क्या हुआ, एक लिविंग फैक्टर ही हुआ जो कि प्लांट को स्ट्रेस कॉज कराता है। लेट्स सपोज जैसे एग्जांपल में लीफ का स्ट्रक्चर, ठीक है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लीव्स हैं, साइज हो गया, लीफ रिंकल्ड हैं। रिंकल्ड मतलब कहने का मतलब है आप समझिए कि लीफ जो है वो छोटे छोटे से हैं, सूखे से हैं अगर लीव्स, तो वो भी क्या कॉज करेगा, लीफ स्ट्रक्चर जो भी होगा एक प्लांट का इंटरनल फैक्टर हो जाएगा, वो लीफ स्ट्रक्चर डैमेज ड्यू टू देयर जेनेटिक्स हो सकता है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है। अल्टीमेटली वो जो एक्सटर्नल फैक्टर लीफ के स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा है, तो लीफ स्ट्रक्चर भी एक इंटरनल फैक्टर हो सकता है जिसके वजह से जो प्लांट है वो स्ट्रेस में आ सके। तो जैसे मैंने बोला लीफ स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, एक हमारा फैक्टर हो सकता है दैट डिटरमाइंस, या फिर हम कह सकते हैं जो कि एक स्ट्रेस कॉज करेगा। नेक्स्ट है क्लोरोफिल कंटेंट, क्लोरोफिल का कम होना ज़्यादा होना, कि क्लोरोफिल क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगर यही कंपोनेंट अगर एप्रोप्रिएट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इनएप्रोप्रिएट होगा और वो भी प्लांट में स्ट्रेस कॉज करेगा ड्यू टू लेस फूड और लेस फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है वाटर कंडक्टिंग एबिलिटी, अगर जाइलम और फ्लोएम में इन्फेक्शन हो जाता है प्लांट की, या फिर उनका जेनेटिक्स ही प्रॉपर नहीं है, जेनेटिक्स में हो सकता है ना, जेनेटिकली अगर वो प्लांट डैमेज हो गया है तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, प्लांट को प्रॉपर्ली वाटर नहीं मिलेगा और वाटर स्ट्रेस उसको प्लांट को होगा। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कहने का मतलब क्या है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट देखो जैसे हम एनिमल के केस में बोलते हैं ना, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन करना, ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना, यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन, मिनरल का कंसंट्रेशन। अगर मिनरल्स का अप डाउन अगर प्लांट में होगा, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, तो भी क्या होगा, प्लांट में स्ट्रेस होगा, ठीक है। अब वो मिनरल क्यों कम ज़्यादा हो रहा है, रीज़न या तो ज़्यादा प्लांट ने ले लिया हो, गेन कर लिया हो, या तो प्लांट ने कम गेन किया हो, ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब किया हो। अब मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, जाइलम के थ्रू होंगे, वाटर के थ्रू होंगे। अगर जाइलम अगर डैमेज है तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में भी प्लांट को क्या होगा, दिक्कत होगा। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिंक्स, अब सिंक क्या होता है, दो चीज़ें होती है, देखिए जहाँ पे प्लांट अपना फूड बनाता है दैट इज़ कॉल्ड सोर्स, फूड ही नहीं, जहाँ से प्लांट किसी अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ को, जैसे पानी है, पानी को वो कहाँ से लेगा, रूट से लेगा, रूट हेयर्स से लेगा, तो रूट हेयर्स आर दी सोर्स फॉर वाटर। उसी तरीके से फूड कहाँ से प्लांट बनाएगा, इन द लीफ बनाएगा ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, या फिर कह सकते हैं ग्रीनर पार्ट ऑफ द प्लांट में बनाएगा, तो जो लीफ होगा वो हो जाएगा एज अ सोर्स फॉर फूड, या फिर सुक्रोज, ठीक है, जो स्टोर्ड सुक्रोज या फिर ग्लूकोज हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे हैं सिंक और सोर्स के बारे में, सोर्स क्या हो गया, जहाँ पे फूड या फिर जो चीज़ है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, फिर क्वांटिटी है, जो भी सब्सटेंस है जहाँ पे बनता है दैट इज़ कॉल्ड सोर्स। और सिंक जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अगर स्ट्रॉन्ग सिंक्स बन गए, मतलब रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो हो सकता है कि उस हिसाब से प्लांट गेन नहीं कर रहा है, सोर्स में उतना अमाउंट आ नहीं रहा है और सिंक में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे भी प्लांट क्या करेगा, स्ट्रेस में आएगा। तो ये कुछ ये हो गए अदर इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द प्लांट दैट कॉजेज द प्लांट स्ट्रेस।
नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर क्या हो गया, ये तो फार्मर के लिए होगा। अब फार्मर प्लांट में स्ट्रेस किसकी वजह से हो सकता है, फार्मर ने प्रॉपर्ली फर्टिलाइजर नहीं डाला, या फिर उसने कह सकते हैं कि उसके वजह से पैसे नहीं थे तो प्लांट उस वजह से डैमेज हो गया। तो दैट कम्स इन दी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। हमने बायोटिक फैक्टर्स देखा, फिर प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स देखे, अब है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। जैसे पुअर रोड नेटवर्क, रोड नेटवर्क अच्छा नहीं है, ठीक है, रोड नेटवर्क अच्छा नहीं होगा तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि किसी जगह पे इरिगेशन की नीड होती होगी, ज़्यादा वाटर चाहिए, वहाँ पे वाटर प्रॉपर्ली नहीं पहुँच पा रहा है, नेटवर्किंग अच्छा नहीं है, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, मतलब फार्मर को लोन नहीं मिल पा रहा है कि कम से कम वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन दे पाए अपने प्लांट को, जैसे हम FYM कह सकते हैं, या फिर जो हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स को परचेज करते हैं, ठीक है। पुअर मार्केटिंग सिस्टम है, अगर वहाँ पे हम फूड बना ही रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रिपेयर करके बेच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पुअर एजुकेशन बैकग्राउंड, अगर एजुकेशन नहीं है तो जो फार्मर क्या करता है, ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ कर देता है, ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट यूज़ कर देता है, तो ओवर डेफिशिएंसी नहीं, वो टॉक्सिसिटी कॉज कर जाता है। लैक ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स लाइक सीड का कमी हो जाना, फर्टिलाइजर्स का कमी हो जाना, पेस्टिसाइड का कमी हो जाना, ये सारे क्या हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन ऑन प्राइस ऑफ इनपुट्स एंड प्रोड्यूस, ठीक है, अगर हम उतना प्लांट में हम उतना पैसा लगा रहे हैं लेकिन हमें मार्केट से हमें यही पता ही नहीं है कि हमारा जो क्रॉप है वो किस हिसाब से बिकेगा, हम MSP सोच कर बैठते हैं। कई बार होता है कि फार्मर्स को MSP पे भी जो क्रॉप है वो हम नहीं सेल कर पाते हैं। तो ये कुछ हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जिसकी वजह से जो प्लांट के साथ साथ फार्मर्स भी स्ट्रेस में होते हैं अपने क्रॉप्स को लेकर, ठीक है। आई होप ये जो छोटा सा टॉपिक है, जो स्ट्रेस वाला पार्ट हम लोगों ने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, ठीक है। हम वेजिटेबल क्रॉप को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। अब देखो, क्लासीफाई करने के लिए हमें कोई ना कोई बेसिस चाहिए। अब क्या होता है, जैसे हमारा बेसिस कहने का मतलब क्या हो गया, अब मान लो लेट सपोज आप मुझे क्लासीफाई करोगे, तो आप मुझे क्लासीफाई मेरे जेंडर के बेसिस पे कर सकते हो, आप मुझे क्लासीफाई मेरे हाइट के बेसिस पे कर सकते हो। तो हम वेजिटेबल क्रॉप्स को भी अदर बेसिस पे उनको क्लासीफाई करते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एडिबल पार्ट, हम प्लांट का कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए। जैसे हम रूट वेजिटेबल्स किनको बोलेंगे, जैसे कैरोट्स हो गया, ये रूट वेजिटेबल है, ठीक है। ट्यूबर वेजिटेबल, ठीक है, पोटैटो जैसे हो गया, ठीक है। कॉर्न, स्टेम वेजिटेबल्स, मतलब स्टेम यूज़ करते हैं। लीफ वेजिटेबल्स जैसे लेटस होता है, एमरंथ होता है। बल्ब वेजिटेबल जैसे हम अनियन यूज़ करते हैं, गार्लिक यूज़ करते हैं। फ्रूट वेजिटेबल्स, टोमेटो, ओकरा। फ्लावर वेजिटेबल्स, ब्रोकली यूज़ करते हैं, कॉलीफ्लावर यूज़ करते हैं। सीड वेजिटेबल जैसे मटर, हम पीस को यूज़ करते हैं। ये क्या है, हमने किस बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया है कि हम इनका कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं फॉर ईटिंग पर्पस, मतलब एडिबल पर्पस, हमारा मतलब एडिबल पार्ट कौन सा है प्लांट, उस बेसिस पे हमने वेजिटेबल क्रॉप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर कह सकते हैं क्लासीफाई कर दिया। दूसरा जो क्लासिफिकेशन मेथड है दैट इज ऑन दी बॉटनी। बॉटनी मीन्स फैमिली के बेसिस पे प्लांट का फैमिली कौन सा है, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो वेजिटेबल प्लांट्स जो है ना दैट इज बिलोंग्स टू 2 फैमिलीज। फर्स्ट इज कॉल्ड इज सोलानेसी फैमिली और दूसरा है कुकुरबिटेसी फैमिली। अब सोलानेसी फैमिली में कौन कौन आता है, आलू हो गया, बैंगन हो गया, ये सारे क्या है सोलानेसी फैमिली के। कुकुरबिटेसी तो बहुत ईजी आप जानते हो, कुकुरबिटेसी में कौन कौन आएगा, जितने कुकुम्बर फैमिली वाले गॉड हो गया, सारे बिटर गॉड हो गए, और सारे वेजिटेबल्स किस में आ जाते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली में आ जाते हैं। तो दूसरा क्लासिफिकेशन का मेथड हो गया दैट इज द बॉटनी। थर्ड है बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल, एनुअल वेजिटेबल्स, बाइनियल वेजिटेबल्स और पेरिनियल। ये बहुत इजी, आपको तो पहले से पता होगा, एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स एंड पेरिनियल प्लांट्स, ठीक है। एक साल में मल्टीपल फ्रूटिंग करते हैं, पेरिनियल कहते हैं। एक साल में एक बार तो एनुअल हो गया, एक साल में 2 बार, मतलब लाइफ साइकिल किस तरीके से कंप्लीट होता है इस बेसिस पे एनुअल, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स हो गए। ये बहुत ईजी है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन दी यूज़, हम किस तरीके से उसका यूज़ कर रहे हैं, हम उसका ग्रीन्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, सैलड्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, ये भी हो गया एक क्लासिफिकेशन का बेसिस। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन दी क्लाइमेटिक एडेप्टेशन, वार्म सीजन क्रॉप्स हो सकता है, कूल सीजन क्रॉप्स हो सकता है। वार्म सीजन क्रॉप्स में क्या बोलते हैं हम, ओकरा, भिंडी, पेपर, ठीक है। कूल सीजन क्रॉप्स में कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया। तो ये जो है क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स या फिर कह सकते हैं क्लाइमेटिक एडेप्टेशन के बेसिस पे इस तरीके से हमने क्रॉप को क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट हो सकता है बेस्ड ऑन ऑरिजिन, मतलब वो जो वेजिटेबल है ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है। जैसे एक्जॉटिक वेजिटेबल्स, एक्जॉटिक मतलब हमारे इंडिजिनस नहीं है, इनको बाहर से लाया गया है। जैसे फ्रूट में ही देखो ना, ड्रैगन फ्रूट है, इंडिया का फ्रूट थोड़ी है वो, ठीक है। तो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स जैसे क्या हो गया, कैबेज हो गया, टोमेटो हो गया, ये बाहर के क्रॉप्स हैं, अब हम इंडिया में ग्रो करते हैं। इंडिजिनस जिनका जो ओरिजिन है वो यहीं पे हो, जैसे एमरांथस, ये क्या है, यहीं पे हुआ है।
तो बोलने का मतलब क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे, या फिर बहुत सारे बेसिस है जिनके वजह से हम क्रॉप को डिफरेंट क्राइटेरिया में क्लासीफाई कर पाते हैं। सो हमने आज जो इस छोटे से लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया है दैट इज़ दी कह सकते हैं बायोटिक फैक्टर्स हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। फिर हम आए थे प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स पे, फिर हम आए थे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ द प्लांट जो कि प्लांट स्ट्रेस कॉज करते हैं, और उसके बाद में हमने टॉपिक जो डिस्कस किया दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स और डिफरेंट बेसिस हमने देखा, एक एडिबल पार्ट के बेसिस पे, फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बॉटनी दैट इज द फैमिली वाला पार्ट, फिर हमने देखा लाइफ साइकिल के बेसिस पे, फिर हमने देखा यूज़ के बेसिस पे, फिर हमने देखा क्लाइमेटिक एडेप्टेशन के बेसिस पे, ठीक है, और एक क्लास हमने देखा बेस्ड ऑन दी ओरिजिन। सो गाइज आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो एंड शेयर आवर वीडियो टू योर फ्रेंड्स। सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।